हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल आईपीसीएस बाय योगेन सर। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11 सीएस का सिलेबस, जिसमें हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 1 कंप्यूटर सिस्टम। और ये एक थ्योरी चैप्टर है, तो हम इसको थ्योरेटिकल पढ़ेंगे पूरा का पूरा, और इसमें किसी प्रकार का प्रैक्टिकल नहीं है। सो हमें किसी भी प्रकार का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। सो सभी स्टूडेंट से मेरा रिक्वेस्ट है कि अभी तक यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो डालूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है। और एक नई बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि आपको पाइथन पढ़ना है तो आप क्लास 11 की आईपी की प्लेलिस्ट से पाइथन भी पढ़ सकते हैं। बाकी हम बाद में तो हमारे इस प्लेलिस्ट में भी कवर करेंगे ही पाइथन को, लेकिन आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 1 कंप्यूटर सिस्टम। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 1 कंप्यूटर सिस्टम। सबसे पहले लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम। बिल्कुल ब्रीफ, बिल्कुल आपको रामायण की तरह सुनना है। बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि कितना लंबा चैप्टर होगा, बोरिंग तो नहीं होगा। बिल्कुल सुनते चलना है। अब देखो कितना इंटरेस्टिंग होता है। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम। क्या होता है कंप्यूटर सिस्टम? सिस्टम, जब भी हम सिस्टम की बात आती है, यानी कि बहुत सारी चीज मिलके कोई चीज बनी रहती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सिस्टम। ठीक है। सिस्टम का एक और मीनिंग होता है हमारे कंप्यूटर में, उसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर। यानी कि हम बहुत सारे सॉफ्टवेयर को इकट्ठा कर देते हैं, तो हम उसको क्या कहने लग जाते हैं? सिस्टम। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या लिखा हुआ? अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन बी प्रोग्राम्ड टू एक्सेप्ट डेटा दैट इज नोन एज इनपुट, प्रोसेस इट एंड जनरेट रिजल्ट आउटपुट। ठीक है। तो हमको कंप्यूटर के बारे में सबको मालूम है कि कंप्यूटर सिस्टम क्या है। ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसको हम कुछ डेटा देते हैं, वह उसको प्रोसेस करता है, और उस प्रोसेसिंग के बाद हमें क्या देता है? जो भी हमें आउटपुट चाहिए रहता है वह हमें आउटपुट देता है। ठीक है। ये तो हमको सबको मालूम। A computer along with additional hardware and software together is called a computer system। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि कंप्यूटर के साथ यदि हम कुछ हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर डाल देते हैं उसके अंदर, तो वो पूरा जो इकट्ठा एक चीज कहलाता है, उससे क्या कहते हैं? कंप्यूटर सिस्टम। वो क्या कहलाने लग जाता है? कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है। नेक्स्ट, अ कंप्यूटर सिस्टम प्राइमरी कंप्राइजेस अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या क्या होता है कंप्यूटर सिस्टम में? सबसे पहला सीपीयू होता है, एक मेमोरी होती है उसकी, एक इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, और स्टोरेज डिवाइसेस, जिसके बारे में हम अभी आगे पढ़ने वाले। ऑल दिस कंप्यूटर फंक्शन टुगेदर एज अ सिंगल यूनिट टू डिलीवर द डिजायर्ड आउटपुट। और ये जो सारी जो हमारे पार्ट्स हैं वो क्या होते हैं? एक साथ मिलकर काम करते हैं, और हमारे लिए जो भी हमारे आउटपुट चाहिए रहता है, हमको उसे प्रोसेस करने के बाद वह हमको ला के देते हैं। ठीक है। ये सब तो हमें मालूम है। ऑल दिस कंपोनेंट फंक्शन टुगेदर, ये हो गया। अ कंप्यूटर सिस्टम कम्स इन वेरियस फॉर्म्स एंड साइज। ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कंप्यूटर्स होते हैं, हमें मालूम है। माइक्रो, मिनी, सुपर कंप्यूटर्स, लैपटॉप, डेस्कटॉप। ठीक है। अलग अलग साइज के पाम टॉप्स, ये सब क्या है? डिफरेंट डिफरेंट साइज और शेप में हमारे को कंप्यूटर मिलते हैं। इट कैन कैरी फ्रॉम हाई एंड सर्वर टू पर्सनल डेस्कटॉप। ठीक है। जैसे कि हाई एंड सर्वर्स मतलब जो हमारे फेसबुक के सर्वर हो गए, जहाँ पे पूरा डेटा रखा रहता है, बड़े बड़े सर्वर्स लगे रहते हैं, वो भी क्या है? एक तरीके के कंप्यूटर ही है। ठीक है। जिनमें हमारा डेटा रखा रहता है। टू अ पर्सनल डेस्कटॉप, यहाँ से लेकर पर्सनल डेस्कटॉप तक, यानी कि हमारा खुद का कंप्यूटर, लैपटॉप या टैबलेट, मोबाइल कंप्यूटर, वो सब क्या है? हमारे कंप्यूटर सिस्टम्स ही हैं। ठीक है। सो फिगर 1.1 shows द ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है। हमको यहाँ पे एक ब्लॉक डायग्राम दिख रहा है कंप्यूटर सिस्टम का, कि आखिर किस तरीके से वह काम करता है। ठीक है। द डायरेक्टेड लाइंस रिप्रेजेंट द फ्लो ऑफ डाटा एंड सिग्नल बिटवीन द कंपोनेंट्स। ठीक है। जो हमको लाइंस दिख रही है उसमें हमको देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारा डेटा प्रोसेस होता है। ठीक है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? देखो, इनपुट डिवाइसेस, यानी कि जो भी इनपुट डिवाइसेस होती है, अभी हम आगे पढ़ेंगे कौन कौन से इनपुट डिवाइस होते हैं। अभी के लिए मैं बताता हूँ, यानी कि कीबोर्ड। ठीक है। कीबोर्ड से हम क्या करते हैं? एक डेटा देते हैं। फिर क्या होता है? क्या होता है यहाँ पे? ये जाता है हमारे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के पास। ठीक है। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में रहता है, वहां से उसको डेटा मिलता है, वो प्राइमरी मेमोरी में जाता है। फिर क्या करता है? कंट्रोल यूनिट के पास जाता है, और कंट्रोल यूनिट का काम क्या रहता है? वो क्या करता है? अर्थमेटिक अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट से जो भी डेटा प्रोसेस होता है वो क्या करता है? उसको भेजने का काम करता है। ठीक है। अभी हम इन सब पार्ट्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, और इसके बाद ये सारे लोग मिलकर क्या करते हैं? एक आउटपुट को जनरेट करते हैं। यानी कि इनपुट से हमने डेटा दिया इस पूरी यूनिट को, यानी कि सीपीयू। ठीक है। जो हमारी यूनिट है, ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। इसके अंदर क्या क्या रहता है? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस, प्राइमरी मेमोरी, कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है। अभी हम आगे फंक्शन पढ़ेंगे क्या करेंगे। अब ये सब मिलकर क्या करते हैं? एक आउटपुट जनरेट करते हैं, और वो आउटपुट हम किसकी मदद से देखते हैं? आउटपुट डिवाइस। ठीक है। तो ये क्या होता है? एक कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, यानी कि एक सिस्टम में ये चीजें होती हैं। ठीक है। अब हम इनको करते हैं डिटेल में स्टडी। ठीक है। फर्स्ट, सबसे पहला है हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। हम क्लास 5th 6th से पढ़ते आ रहे हैं कि
सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता क्या है, ठीक है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है, हमें मालूम है कि ये क्या होता है, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। और ब्रेन का काम क्या होता है, जो भी सारी की सारी अर्थमेटिक जो होते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेशंस रहते हैं, लॉजिकल ऑपरेशन रहते हैं, या फिर जितनी भी सारी प्रोसेसिंग होती है वो कहाँ पे होती है, सीपीयू के अंदर होती है, ठीक है। इट इज कॉमनली कॉल्ड प्रोसेसर, इसको और क्या कहा जाता है, प्रोसेसर, और इट इज आल्सो नोन एज ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, इसी को ब्रेन भी कहा जाता है। फिजिकली अ CPU can be placed on one or more chips called integrated circuit. The ICs comprise semiconductor material। और CPU आखिर किससे मिलके बना होता है, आईसी से। बहुत सारी आईसीज इंटीग्रेटेड सर्किट से मिलके बना होता है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट लगा के उसको क्या बनाते हैं, चिप से हम क्या बोलते हैं उसको, सीपीयू, ठीक है। द आईसीज कंप्राइज सेमीकंडक्टर मटेरियल, और वो किससे मिलके बनी होती है, सेमीकंडक्टर मटेरियल से, ठीक है, ये आपको मालूम है। चलिए, द सीपीयू इज गिवन इंस्ट्रक्शन एंड डेटा थ्रू प्रोग्राम, और हम इस सीपीयू को किसके थ्रू देते हैं, हमारे इंस्ट्रक्शन थ्रू प्रोग्राम्स, ठीक है, उसमें प्रोग्रामिंग्स होती है, और प्रोग्रामिंग के थ्रू हम क्या करते हैं, सीपीयू को हमारे क्या देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं कि करना क्या है। सीपीयू को कैसे पता चलेगा कि क्या करना है, उसके लिए हम क्या लिख के रखते हैं, प्रोग्राम्स लिखते हैं। द सीपीयू देन फेचेस द प्रोग्राम एंड डेटा फ्रॉम द मेमोरी एंड परफॉर्म अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन एज पर द गिवन इंस्ट्रक्शन एंड स्टोर द रिजल्ट बैक टू द मेमोरी। अब जो ये सीपीयू वो क्या करता है, जो भी इसको डेटा दिया जाता है, ठीक है, उसके ऊपर क्या करता है, वो डेटा को क्या करता है, फैच करता है, ठीक है, थ्रू प्रोग्राम। क्या करता है, प्रोग्राम में से। प्रोग्राम में हम प्रोग्राम क्यों लिखते हैं, क्योंकि सीपीयू क्या है, एक मशीन है, और मशीन को कैसे समझ में आएगा कि क्या करना है, तो मशीन को कैसे समझ में आएगा कि क्या करना है, थ्रू प्रोग्राम। हम प्रोग्रामिंग में लिख के बताते हैं मशीन को कि भाई ये डेटा लो, फिर उसको ये करो, इसको प्रोसेस करो, और फिर उसका आउटपुट दिखाओ। तो ये सब हम उसको लिख के देना पड़ता है उसी की भाषा में, उसको क्या बोलते हैं, प्रोग्राम, ठीक है। अभी हम प्रोग्राम पढ़ेंगे आगे पाइथन में। हम क्यों पाइथन में प्रोग्रामिंग करते हैं, पाइथन में प्रोग्राम इसलिए करते हैं ताकि हम कुछ भी सॉफ्टवेयर बना रहे हैं कि हम कंप्यूटर को किस तरीके से बता पाएंगे कि क्या करना है, तो उसके लिए हमको क्या बनाना पड़ता है, प्रोग्राम, ठीक है। A set of lines used to perform a particular task is called program। किसी चीज को करने के लिए हम कुछ लाइनें लिखते हैं, और वो लाइनें को एग्जीक्यूट करके कंप्यूटर कुछ काम करता है, उसे क्या कहा जाता है, प्रोग्राम कहा जाता है, ठीक है। तो क्या करता है, द सीपीयू देन फैचेस द प्रोग्राम एंड डेटा फ्रॉम मेमोरी एंड परफॉर्म अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन। सो वो कौन से परफॉर्म करता है ऑपरेशन, डेटा को फैच करने के बाद प्रोग्राम से, अरिथमेटिक और लॉजिकल। अरिथमेटिक हमने सारे जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं उनको क्या कहा जाता है, अरिथमेटिक, यानी कि प्लस माइनस डिवाइड एडिशन सब्ट्रैक्शन, इस तरीके ऑपरेशन कौन परफॉर्म करता है, सीपीयू। और कौन से परफॉर्म करता है, एंड लॉजिक ऑपरेशन। लॉजिकल ऑपरेशन मतलब ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, बड़ा है छोटा है, ये सब भी कंपैरिजन वाले सारे ऑपरेशन कौन करता है, सीपीयू करता है। और प्रोसेस होने के बाद क्या करता है, वो फिर से रिजल्ट को क्या करता है, या तो मेमोरी में स्टोर कर देता है या फिर डिस्प्ले कर देता है थ्रू आउटपुट डिवाइसेस, किसकी हेल्प से, आउटपुट डिवाइसेस। while processing the While processing, the CPU store the data as well as instruction in its local memory called register। So, जो भी प्रोसेस करना रहता है तो वो क्या करता है, थोड़ी देर के लिए वो क्या करता है, जो भी डेटा है उसको एक मेमोरी में रखता है, लोकल मेमोरी, उसको क्या कहा जाता है, रजिस्टर्स, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, रजिस्टर्स। रजिस्टर्स आर ए पार्ट ऑफ सीपीयू चिप, दे आर लिमिटेड इन साइज एंड नंबर, ठीक है, कि हमको ए प्लस बी करना है तो 1 और 2, ए में 1 है, 2 में बी में 2 है, तो 1 और 2 को वो क्या करता है, थोड़ी समय के लिए एक पर्टिकुलर छोटी सी जगह पे रख देता है, स्टोरेज प्लेस पे, ताकि बाद में उसको वहां से उठा सके। वही छोटी सी जगह को हम क्या बोलते हैं, रजिस्टर कहते हैं। रजिस्टर्स आर पार्ट ऑफ सीपीयू चिप एंड दे आर लिमिटेड इन साइज एंड नंबर। डिफरेंट रजिस्टर्स आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग डेटा, इंस्ट्रक्शन एंड इमीडिएट रिजल्ट। बहुत सारे रजिस्टर्स होते हैं सीपीयू में, वो क्या करते हैं, डेटा को स्टोर करने के लिए यूज होते हैं, इंस्ट्रक्शन स्टोर करने के लिए होते हैं, और जो रिजल्ट है उसको भी हम क्या करते हैं, कभी कभी रजिस्टर्स में स्टोर करते हैं ताकि हम उनका फर्दर यूज कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट, अदर देन द रजिस्टर द सीपीयू हैज मेन कंपोनेंट्स अरिथमेटिक एंड कंट्रोल यूनिट, ठीक है। रजिस्टर्स को छोड़ के सीपीयू के अंदर कौन से दो मेन कंपोनेंट होते हैं, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट। जिसमें हमको एएलयू का तो मैंने अभी बता दिया था कि एएलयू का काम क्या है, एएलयू परफॉर्म्स ऑल द अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन, यानी कि जो भी प्लस माइनस एडिशन डिवीजन वाले ऑपरेशन और लॉजिकल ऑपरेशन वो कौन करता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ये किसका पार्ट है, सीपीयू के। सीपीयू के दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, एक होता है एएलयू और एक होता है कंट्रोल यूनिट। एएलयू का नाम से ही हमको समझ में आ जाना चाहिए, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी कि अरिथमेटिक ऑपरेशन
और लॉजिकल ऑपरेशन कौन करेगा? ALU। ठीक है, नाम से समझ में आ गया, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी कि अरिथमेटिक ऑपरेशन और लॉजिकल ऑपरेशन कौन करेगा? हमारा ALU। किसका पार्ट है ये? CPU का। एंड कंट्रोल यूनिट, अब कंट्रोल यूनिट क्या करती है? नाम से समझ में आ रहा है, कंट्रोल करती है। कैसे कंट्रोल करती है? जो भी डेटा या जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं, कौन जाएगा CPU के पास, किसको परफॉर्म होने के लिए भेजना है, यानी कि ये क्या करता है? चेक करता है, सबको कंट्रोल करता है। जैसे ट्रैफिक पुलिस रहता है, ट्रैफिक को कंट्रोल करता है कि पहले ये जाएंगे, इधर वाली रोड के जाएंगे, फिर इधर वाली रोड वाले जाएंगे, फिर इधर वाले जाएंगे, उधर वाले जाएंगे, यानी कि वो सबको कंट्रोल करता है कि कब हमारे प्रोसेसर को डेटा देना है, किस तरीके से प्रोसेस होगा, कैसे आउटपुट डिवाइसेस को देना है। ठीक है, वो पूरा डेटा के फ्लो को क्या करता है? गाइड करता है। ठीक है, ALU एंड आउटपुट और आउटपुट डिवाइसेस। CPU इज पॉपुलरली नोन एज माइक्रो प्रोसेसर, और CPU को हम और क्या बोलते हैं? माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं। वी विल स्टडी मोर अबाउट इट इन सेक्शन 1.5। अभी हम इनके बारे में और पढ़ेंगे हमारे आगे वाले सेक्शन में। तो अभी के लिए अभी आपको समझ में आ गया कि हमारे CPU के दो इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, एक होता है ALU और एक होता है CU। ALU का काम होता है अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना, और कंट्रोल यूनिट का काम करता है, कंट्रोल यूनिट का काम है सारे डेटा को कंट्रोल करना कि कौन सा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा, कब डेटा देना है CPU को, कब लेना है, ठीक है, कहाँ पे डेटा को पहुंचाना है। सो ओवरऑल जो भी डेटा का फ्लो है उसको कंट्रोल कौन करता है? कंट्रोल यूनिट। ठीक है, फ्लो ऑफ डाटा, इट गाइड्स डेटा फ्लो थ्रू द कंप्यूटर मेमोरी। मेमोरी से उठा के हमको ALU को देना है, ALU से परफॉर्म होने के बाद जो भी आउटपुट आया उसको कहाँ पहुंचाना है, आउटपुट डिवाइस को कैसे पहुंचाना है, ये सारा काम कौन करता है? कंट्रोल यूनिट। यानी कि सारी चीज को कौन कंट्रोल करेगा? कंट्रोल यूनिट। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है हमारा? इनपुट डिवाइसेस। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इनपुट डिवाइसेस। अब इनपुट डिवाइसेस क्या होता है? ठीक है, सो इनपुट डिवाइसेस की बहुत इजी डेफिनेशन है। इनपुट डिवाइसेस आर द डिवाइसेस दैट आर यूज्ड टू गिव डेटा एंड इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर। यानी कि हमें कंप्यूटर को डेटा और इंस्ट्रक्शन देना होता है, तो हम किसकी हेल्प से करते हैं? इनपुट डिवाइसेस। जैसे कि इनपुट डेटा किसके थ्रू देंगे? कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या करेगा? कीबोर्ड से टाइप करेंगे तो सीधे क्या होगा? कंप्यूटर के पास पहुंचेगा अंदर। ठीक है, इसी तरह माउस, माउस से क्लिक करेंगे तो किसको पता चलेगा? कंप्यूटर को पता चलेगा। ठीक है, तो ये सब क्या है? हमारे इनपुट डिवाइस है। जैसे कि कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, स्कैनर से भी हम चीजों को स्कैन करते थे, वो कहाँ पहुंचती है? डिजिटल फॉर्म में हमारे कंप्यूटर में पहुंच जाती है। टच स्क्रीन टच करते हैं तो क्या होता है? डेटा इंस्ट्रक्शन मिलता है हमारे कंप्यूटर को। तो हर वो चीज जिससे हम हमारी चीजों को डेटा या इंस्ट्रक्शन हम कंप्यूटर को दे पाते हैं, वो कौन सी डिवाइसेस होती हैं? इनपुट डिवाइसेस। क्या हुई डेफिनेशन? इनपुट डिवाइसेस आर द डिवाइसेस दैट आर यूज्ड टू गिव डेटा एंड इंस्ट्रक्शन टू कंप्यूटर। ओके, और एग्जांपल आपको आते हैं। डेटा इंटर थ्रू इनपुट डिवाइसेस टेम्पररी स्टोर इन मैम मेमोरी। ठीक है, जो भी हम डेटा भेजते हैं वो सबसे पहले कहाँ स्टोर होती है? हमारी टेम्परेरी मेमोरी, यानी कि रैम में। ठीक है, फॉर परमानेंट स्टोरेज एंड फर्दर यूज एज वेल इंस्ट्रक्शन स्टोर परमानेंटली इन एडिशनल स्टोरेज लोकेशन इज कॉल्ड स्टोरेज मेमोरी। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो डेटा इंटर करते हैं वो कहाँ पहुंचता है? हमारे टेम्परेरी मेमोरी में, और हम चाहते हैं कि वो परमानेंटली सेव हो जाए तो हम उनको कहाँ रख देते हैं? हमारी मेन मेमोरी, जैसे कि हार्ड डिस्क। ठीक है, सो ये होगा हमारे इनपुट डिवाइसेस। अब इसी प्रकार के हमारे पास दूसरे डिवाइसेस होते हैं, उसको कहा जाता है आउटपुट डिवाइसेस। अब आउटपुट डिवाइसेस क्या होंगे? आउटपुट डिवाइसेस आर द डिवाइसेस दैट आर यूज्ड टू टेक डेटा फ्रॉम द कंप्यूटर। ठीक है, और प्रोसेस डेटा फ्रॉम द कंप्यूटर। जो भी हमें प्रोसेस डेटा है, CPU हमारा जो प्रोसेस करके देता है, उसको डिस्प्ले करने के लिए, दिखाने के लिए, या यूजर को देने के लिए जो हम डिवाइसेस यूज करते हैं उसको क्या कहा जाता है? आउटपुट डिवाइसेस। द डिवाइसेस दैट रिसीव डेटा फ्रॉम ए कंप्यूटर सिस्टम फॉर डिस्प्ले, फिजिकल प्रोटेक्शन एटसेट्रा इज कॉल्ड आउटपुट डिवाइसेस। बहुत ही कठिन डेफिनेशन लिख रखी है बुक में, अपने को टेंशन नहीं लेना है। क्या पढ़ना है अपने को बुक में? Output devices are the devices that are used to provide data to user. ठीक है, that are used to provide processed data to user. यूजर को जो भी प्रोसेस डेटा दिखाना है या देना है, उस चीज के लिए हम क्या यूज करते हैं? आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, और ये क्या करता है? इट कन्वर्ट्स डिजिटल इंफॉर्मेशन इनटू ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म। जो भी डिजिटल है हमारा 0 1 के फॉर्म में है, जो मशीन लैंग्वेज में जो भी डेटा है उसको क्या करता है? हमें जो समझ में आ जाए
उस फॉर्म में कन्वर्ट करके कौन देता है, आउटपुट डिवाइसेस। ठीक, जैसे कि मॉनिटर, मॉनिटर क्या करता है, डिस्प्ले का काम करता है। प्रोजेक्टर प्रोजेक्ट करता है चीजों को, वो भी क्या करता है, डेटा किसी को दिखाना है तो प्रोजेक्ट करते हैं, स्क्रीन पर, बिग स्क्रीन पे दिखाते हैं। हेडफोन्स जो भी साउंड है हमारा वो क्या करता है, यूजर को सुनाई देता है। स्पीकर, स्पीकर से भी कंप्यूटर से साउंड बाहर आ रहा है। प्रिंटर, प्रिंटर से क्या होता है, जो भी हमारा डिजिटल फॉर्म है, हमारा पेपर है, ठीक है, वो क्या होता है, प्रिंट होके हार्ड कॉपी मिल जाती है। ये सब क्या होते हैं, हमारे आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, होप आपको समझ में आ गया होगा कि आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं। ठीक है, सो अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि है इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, ज्यादा डीप में नहीं पढ़ेंगे, कैसे कंप्यूटर बना है हमको सबको मालूम है। ठीक है, इस चार्ट के थ्रू हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। सो क्या हुआ, सबसे पहले क्या हुआ, हम क्या यूज करते थे, एबेकस। ठीक है, एबेकस मतलब हमने सबने पढ़ा हुआ मैथमेटिक्स में। एबेकस क्या होता है, वर्टिकल रॉड्स रहती हैं, ठीक है, उसमें क्या रहते हैं, छोटे छोटे बिट्स होते हैं, और बिट्स से क्या करते थे हम, कैलकुलेशन करते थे। जो भी जोड़ना रहता था, घटाना रहता था, हम क्या करते थे, उन बिट्स की हेल्प से मदद करते थे। वो 1 10 100 1000 में वो छोटे छोटे बिट्स लगे रहते थे। इसके बाद जो 500 बीसी की बात है, उसके बाद 1642 में क्या हुआ, पैस्कल नाम की मशीन आई। ठीक है, जो क्या था, हमारा मैकेनिकल कैलकुलेटर, आल्सो नोन एज पास्कल कैलकुलेटर। इसको मैकेनिकल कैलकुलेटर भी बोलते थे और इसको पास्कल कैलकुलेटर भी बोलते थे। क्यों बोलते थे पास्कल कैलकुलेटर, क्योंकि इसको बनाया था ब्लेज पास्कल ने। ठीक है, ये क्या करता था, एडिशन कर लेता था और सब्ट्रैक्शन भी कर लेता था। ठीक है, एंड मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन थ्रू रिपीटेड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कर लेता था, लेकिन किसके थ्रू, रिपीटेड एडिशन, यानी कि यदि 2 1 जा 2 2 जा 4 करना रहता था, ये क्या करता था, 2 + 2 कर देता था। 2 3 जा 6 करना रहता था तो क्या करता था, 2 + 2 + 2 कर देता था। तो ये 2 + 2 करके क्या करता था, 2 3 जा 6 बता देता था, लेकिन इसमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करने की फंक्शनैलिटी नहीं थी। ठीक है, तो ये क्या था, पैस्कल। इसके बाद क्या इन्वेंट हुआ, 1834 में हमारे पास आया एनालिटिक इंजन। क्या आया, एनालिटिक इंजन। एनालिटिक इंजन सबको मालूम है किसने बनाया था, चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज इन्वेंटेड एनालिटिकल इंजन, अ मैकेनिकल कंप्यूटिंग डिवाइस। ठीक है, फॉर इनपुटिंग, प्रोसेसिंग एंड स्टोरिंग एंड डिस्प्लेइंग द आउटपुट व्हिच इज कंसीडर्ड टू फॉर्म द बेसिक ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। ठीक है, इसके बाद कौन सा आया हमारा, एनालिटिक इंजन। इसी चीज की वजह से हमारे चार्ल्स बेबेज को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ कंप्यूटर, क्योंकि इसमें सारी चीज थी, यानी कि वो कंप्यूटर इनपुट भी लेता था, प्रोसेस भी करता था, स्टोर भी करता था डेटा को, और आउटपुट भी देता था। तो ये क्या था, आज के जमाने के कंप्यूटर जो अभी तक चले आ रहे हैं, वो कंप्यूटर किसने बनाया था, चार्ल्स बेबेज ने। उस टाइम पे किस तरह में, 1834। इसलिए चार्ल्स बेबेज को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर्स। ठीक है, और फादर ऑफ कंप्यूटर। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है हमारे पास, टेबुलेटिंग मशीन, 1890। टेबुलेटिंग मशीन किसने बनाई थी, हरमन हॉलरिथ। डिजाइन अ टेबुलेटिंग मशीन फॉर समराइजिंग द डेटा स्टोर्ड ऑन पंच कार्ड। ठीक है, अब क्या होता था, ये मशीन आई टेबुलेटिंग मशीन। इसमें क्या रहता था, हम इसको एक कार्ड देते थे, कार्ड में क्या रहता था, छेद रहते थे। ठीक है, क्या रहते थे, होल्स रहते थे। होल्स जहां पे रहता था, वो होल्स की मदद से पंच कार्ड, जो भी हमारा कार्ड रहता था कार्डबोर्ड टाइप का, उसमें छोटे छोटे छेद रहते थे, और वो छेद की हेल्प से हम क्या करते थे, कंप्यूटर को इनपुट देते थे। ठीक है, 0101, वो समझ जाता था कि 2 छेद है मतलब 1, 3 छेद है मतलब 2, 4 छेद है मतलब 5। ठीक है, इस तरीके से वो क्या करता था, उन होल्स को देख कर क्या करता था, रीड कर लेता था कि मुझको कौन सा नंबर या क्या दिया जा रहा है। ठीक है, इट वाज कंसीडर्ड टू बी द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स प्रोग्रामिंग, और इसको क्या कहा जाता था, फर्स्ट स्टेप टुवर्ड प्रोग्रामिंग, यानी कि कंप्यूटर समझने लगा था कि हम किस तरीके से उसको इनपुट दे सकते हैं। ठीक है, हम कंप्यूटर को उसकी भाषा में ही 0101 के फॉर्म में ही छेद कर करके दे देते थे, यानी कि एक तरीके से उसको एक लैंग्वेज या प्रोग्राम करके दे देते कि भाई ये हमने लिखा हुआ है, इसको क्या करो, ऐड करके दो, सब्ट्रैक्ट करके दो। वह समझ जाता था उन पंच कार्ड की हेल्प से। तो ये भी क्या हुआ था, इट इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड द प्रोग्रामिंग। कौन सी मशीन थी ये, टेबुलेटिंग मशीन। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारी 1937 में ट्यूरिंग मशीन। ट्यूरिंग मशीन concept was general purpose programmable machine that was capable of solving any problem by executing the program stored on the punch card। ठीक है, ये भी वही है। ठीक है, ये भी किस पे चलता था, पंच कार्ड पे चलता था, यानी कि 1890 के बाद उसी की तरह एक और मशीन बनाने की कोशिश की गई, जिसको बोलते हैं ट्यूरिंग मशीन। ट्यूरिंग ने बनाई होगी, सीधी बात है। और वो भी क्या कर सकती थी, प्रोग्राम, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती थी, किसकी हेल्प से,
पंच कार्ड की मदद से, मतलब कि एक कार्ड जिसमें छोटे छोटे छेद रहते थे, वो यदि कंप्यूटर को दे देते थे तो वो क्या करता था, उसको पढ़ लेता था कि क्या लिखा हुआ है और मुझे क्या करना है। ठीक है, तो ये था हमारा ट्यूरिंग मशीन। फिर आया 1945 में EDBAC और ENIAC। ठीक है, ये दो कंप्यूटर्स आए थे, इनके फुल फॉर्म अपन आगे पढ़ेंगे। ठीक है, किसने बनाए थे? जॉन वॉन न्यूमैन इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोर प्रोग्राम कंप्यूटर विच वाज केपेबल ऑफ स्टोरिंग डेटा एज वेल एज प्रोग्राम इन द मेमोरी। अब जॉन वॉन न्यूमैन ने क्या किया, एक नया कंप्यूटर बनाया जिसमें क्या कर सकते थे हम, कंप्यूटर में क्या कर सकते थे, प्रोग्राम को स्टोर कर सकते थे। ठीक है, अब हम उसको अलग से पंच कार्ड नहीं देते थे, उसमें क्या करते थे, कंप्यूटर में ही हम क्या करते थे, प्रोग्राम स्टोर करके रख सकते थे। और अलग से यदि हम उसको डेटा देते थे तो वो जो हम अलग उसको पहले से स्टोर करके प्रोग्राम कर रखा है उसके बेसिस पे वो क्या करता था, हमको आउटपुट दे देता है। जैसे कि हमने उसमें पहले से ही प्रोग्राम स्टोर करके रख दिया कि भाई जब भी आपको ए और बी की वैल्यू मिले तो आप जोड़ के दे देना, ए और बी की वैल्यू मिले तो घटा के इस तरीके से दे देना। तो हमने उसमें पहले से ही प्रोग्राम कर दिया। ठीक है, जैसे हमारे कंप्यूटर में अभी भी पहले से प्रोग्राम आते हैं ना कि सीडी मिलेगी तो क्या करोगे, गाने चलाओगे। ठीक है, डबल क्लिक करोगे तो क्या करोगे, प्रोग्राम चल जाएगा। मतलब उसको पहले से ही दे रखा है इंस्ट्रक्शन की यदि सीडी लगेगी तो क्या करना है, उसको रन करना है। ठीक है, यदि पावर की बटन चलेगी तो उसमें प्रोग्राम है कि क्या करना है, कंप्यूटर को चालू करना। तो ये क्या है, स्टोर्ड प्रोग्राम, उसी की हेल्प से क्या हो रहा है, हमारा कंप्यूटर चल रहा है। तो इस तरीके का कंप्यूटर कब बना, EDBAC और ENIAC कब बने थे, ये 1945 में। ठीक है, फिर आया 1947, तब क्या हुआ, ट्रांजिस्टर का यूज होने लगा। वैक्यूम ट्यूब्स वर रिप्लेस्ड बाय ट्रांजिस्टर डेवलप्ड बाय बेल्स लैब यूजिंग सेमीकंडक्टर मटेरियल। ट्रांजिस्टर किससे मिलकर बने होते हैं, सेमीकंडक्टर मटेरियल। ठीक है, जो अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं ये सब किसकी हेल्प से बने थे, वैक्यूम ट्यूब, उसमें वैक्यूम ट्यूब यूज होती थी। ठीक है, जनरेशन पढ़ी होंगी हमने छोटी क्लासेस में, तो पहले क्या होते थे, वैक्यूम ट्यूब्स होते थे। ठीक है, फिर क्या यूज करने लगे हम, ट्रांजिस्टर यूज करने लगे। तो यहाँ पे हमने ट्रांजिस्टर यूज करने लगा। ठीक है, उसमें 1947 में। फिर हमारे पास 1970, अब हमने सारे कंप्यूटर्स बना ही लिए थे क्योंकि हम प्रोग्राम स्टोर करने लग गए, तो अब कोई नया करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एनालिटिक इंजन में हमारे पास सब कुछ था और यहाँ पे हमने प्रोग्राम स्टोर करना सीख लिया था EDBAC में। और अब हमने क्या किया, ट्रांजिस्टर बनाना चालू कर दिया। ठीक है, उससे क्या हुए, कंप्यूटर के साइज छोटे हो गए। फिर हमने क्या किया, 1970 में इंटीग्रेटेड सर्किट बनाया, यानी कि चिप्स बनाई, सिलिकॉन चिप विच कंटेन्स इंटायर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ऑन ए स्मॉल एरिया। ठीक है, बड़े बड़े जो हमारे कंप्यूटर्स होते हैं उनके साइज और छोटे हो गए। द साइज ऑफ कंप्यूटर ड्रास्टिकली रिड्यूस बिकॉज ऑफ IC। तो ये क्या थे, हमारे डिफरेंट कंप्यूटर्स बने थे 1970 तक। और इसके बाद भी अभी तक हमारे न्यू न्यू जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर्स बनते आ रहे हैं। हम कौन सी जनरेशन में आ गए, 5th जनरेशन में आ गए, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट कंप्यूटर आने लगे हैं, यानी कि रोबोट्स वगैरह आ चुके हैं जिनको हम बोलते हैं और वो हमारे को काम करके दे देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा 5th जनरेशन चल रहा है। होप आपको ये सब अच्छे से आता होगा। और ये क्या है, वॉन न्यूमन का एक आर्किटेक्चर दे रखा है। वॉन न्यूमन ने क्या बनाया था, जो कंप्यूटर बनाया था उसका यहाँ आर्किटेक्चर दे रखा है। इट कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड मेमोरी टू स्टोर डेटा एंड प्रोग्राम इनपुट आउटपुट। ठीक है, वॉन न्यूमन का अपन ने पढ़ा था ना, उसमें सारी चीज होती थी। वो उसका ये मॉडल है, इनपुट भी लेता था, वो प्रोसेस भी करता था, स्टोर भी करता था और वो आउटपुट भी देता था। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ENIC का क्या फुल फॉर्म था, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, इसको याद रख लेना। ठीक है, कई बार फुल फॉर्म्स पूछे जाते हैं। तो इसका फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ठीक है, इज द फर्स्ट बाइनरी प्रोग्रामेबल कंप्यूटर बेस्ड ऑन वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर। ठीक है, वॉन न्यूमन का जो आर्किटेक्चर था जिसमें ये था, इनपुट लेना है, फिर कंप्यूटर CPU के पास देना है, प्रोसेस करना है, मेमोरी में पहुंचाना है या मेमोरी से CPU को पहुंचाना है, फिर उससे आउटपुट देना है। तो ये क्या है, एक आर्किटेक्चर। ठीक है, और इस पे बना आर्किटेक्चर कौन सा था, सबसे पहला कंप्यूटर जिसको बोलते हैं, कंप्यूटर जिसका नाम था इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, यानी कि ENIAC। ठीक है, ड्यूरिंग 1970 लार्ज स्केल LSI ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट अलाउड इंटीग्रेशन ऑफ कंप्लीट CPU ऑन ए सिंगल चिप कॉल्ड माइक्रो प्रोसेसर। और 1970s में क्या हुआ था, हमने क्या सीख लिया था, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, यानी कि बहुत से छोटे छोटे कंप्यूटर को एक सिंगल चिप में, जो हमारे बहुत से बड़े बड़े जो कंपोनेंट्स होते थे उनको एक छोटे से सिंगल चिप में डालना सीख लिया था। और उसी सिंगल चिप को क्या कहा जाता था, माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है,
Moore laws predicted exponential growth in the number of transistors that could be assembled in a single chip. मूरे ने निकाला था, ठीक है, मूरे एक साइंटिस्ट था, उसने किया था कि हम बहुत सारे जो बड़े बड़े सर्किट्स हैं, ठीक है, जो कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, ट्रांजिस्टर है, उनको हम क्या कर सकते हैं, इकट्ठा करके एक सिंगल चिप में लगा सकते हैं। और फिर क्या हुआ, इन 1980s द प्रोसेसिंग पावर ऑफ कंप्यूटर इंक्रीज एक्सपोनेंशियली बाय इंटीग्रेटिंग अराउंड 3 मिलियन कंप्यूटर ऑन ए स्मॉल चिप टर्म्ड एज वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और 1980s में हमने क्या किया, 3 मिलियन जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको एक सिंगल चिप में लगाया और एक इंटीग्रेटेड सर्किट बनाया। उसको क्या कहा जाता है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, VLSI, जिससे क्या हुआ, कंप्यूटर की स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ गई। फर्दर एडवांसिंग टेक्नोलॉजी हैज मेड इट feasible to fabricate high density of transistor and other component approx 1.6 component on a single IC called super large scale integration as shown। और जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, हमने क्या बनाया, सबसे पहले क्या आया, LCI लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, फिर और ज़्यादा कंप्यूटर एक सिंगल और ज़्यादा कंप्यूटर हमने सिंगल चिप में लगाए, वो क्या बन गए, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और उसके बाद हमने और ज़्यादा छोटे छोटे जो कंपोनेंट्स थे उनको एक सिंगल चिप में लगाना सीख लिया, तो क्या आया हमारे पास, सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मतलब एक साथ लगाना किसी चिप पे, ठीक है। और फिर क्या हुआ, BMW इंट्रोड्यूस्ड इट्स फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर PC फॉर होम यूजर इन 1981 एंड एप्पल इंट्रोड्यूस्ड मैकिंटोश। तो क्या हुआ, इसके बाद एप्पल IBM ने क्या बनाया, खुद का पर्सनल कंप्यूटर बनाया 1981 में, और एप्पल वालों ने भी खुद का कंप्यूटर बनाया, जो कहाँ हुआ, हम लोग यूज करने लगे इन 1984। The popularity of PC surged by introduction of graphical user interface based operating system by Microsoft and other in place of computer with only command line interface। और जैसे ही पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी PCs की, जिन लोगों ने बनाए थे IBM ने और एप्पल मैकिंटोश वाले ने, तो फिर आया माइक्रोसॉफ्ट जिसने क्या बनाया, ग्राफिकल यूजर बेस, ठीक है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वाला कंप्यूटर बेस्ड ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम बाय माइक्रोसॉफ्ट, जो हम अभी यूज कर रहे हैं ना। ग्राफिक्स यानी कि जो आइकॉन्स, बैनर्स और लेबल्स और इन सब चीज़ों से मिलकर बना हो, जिनको हम क्या कर सकते हैं, पिक्चर्स, इस पर क्लिक करके हम किसी भी चीज़ को चला सकते हैं, वो वाला कंप्यूटर किसने बनाया, फिर माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया, ठीक है। और बाकी सब जो कंप्यूटर्स आए थे वो कैसे थे, यूनिक्स और डॉस, जिसमें हम क्या करते थे, लिख के चलाना पड़ता था, कमांड्स देना पड़ता था, ठीक है। Around 1990s, the growth of World Wide Web further accelerated the mass usage of computer, and thereafter computer has become an indispensable part of everyday life। और 1990s के बाद क्या हुआ, इंटरनेट आ गया, जिसके दीवाने आज हम भी हैं, ठीक है। दिन भर लगे रहते हैं इंटरनेट में, चैट कर रहे हैं, व्हाट्सएप कर रहे हैं, इंटरनेट चला रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, गेम खेल रहे हैं, PUBG चला रहे हैं। सो 1990s पे क्या हुआ, इंटरनेट आ गया, और उसके कारण लोग और ज़्यादा कंप्यूटर खरीदने लगे, और वो हमारा एक पार्ट बन गया, जिस तरीके से हमारा मोबाइल बन गया है आजकल पार्ट, हम मोबाइल को नहीं छोड़ते। फर्दर द इंट्रोडक्शन ऑफ लैपटॉप पर्सनल कंप्यूटिंग वाज पोर्टेबल एंड एक्सटेंड एंड दिस followed smartphone, tablets and other personal digital assistants। These devices are leverage the technological advancement in processor, miniaturization, faster memory, high-speed data and connectivity mechanism। The next wave of computing device includes wearable gadgets and small। So अब वही चीज़ बताइए कि जैसे जैसे बढ़ते गया, हम और भी फास्ट और छोटे से छोटे गैजेट्स बनाने चालू कर दिए, स्मार्ट वॉचेस आने लगी, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली चीज़ें आने लगी, हम बोल दो तो काम कर देते हैं, और माइक्रोवेव्स आने लगे, स्मार्ट टीवी आने लगी, हर वो चीज़ आने लगी, हर चीज़ स्मार्ट होने लगी, ठीक है। तो इनको क्या कहा जाता है, इंटरनेट ऑफ थिंग बाय लेवरेजिंग द पावर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके हम क्या बनाने लगे हैं, इंटरनेट से चलने वाली चीज़ें, जो क्या कर रहे हैं, हमारी चीज़ों को समझ सकते हैं। हम बोलते हैं IPCS बाय योगेंद्र सर, जैसे ही बोलते हैं तो क्या करता है, रीड कर लेता है कि योगेंद्र क्या बोल रहे हैं, ठीक है। हम लिखते हैं कुछ भी कहानी, हम वो माइक दबा के बोल देते हैं कि हॉस्पिटल्स नियर मी, तो हमको क्या मिल जाते हैं, हॉस्पिटल्स मिल जाते हैं। तो ये सब किसके कारण हो रहा है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के कारण। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और भी नई नई चीज़ें बनाते जा रहे हैं। सो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट पार्ट में हम स्टार्ट करेंगे कंप्यूटर मेमोरी। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो रहा है, मैं तो सोच रहा था इसको एक वीडियो में कंप्लीट करूं, लेकिन इट्स नॉट पॉसिबल। सो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कंप्यूटर मेमोरी। सो अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे कंप्यूटर